नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ बॉटनी का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में सुहेल देव यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। ऐसे छात्र छात्राएँ जो इस बार बीएससी फर्स्ट ईयर में है और उनका फर्स्ट सेमेस्टर है, जिन्होंने बॉटनी को मेजर विषय के रूप में चूज किया है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी हमारे मॉडल पेपर से ही आए थे। और आपको एक चीज़ और बता दें, इस क्वेश्चन पेपर में आपको ये जानकारी भी मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन से यूनिट से ज़्यादातर प्रश्न आ रहा है। तो आज का ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, पूरा का पूरा सोल्यूशन देने का मेरा प्रयास रहेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों से निवेदन है, जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए। तो दोस्तों, बॉटनी जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसका पेपर टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसमें आपको जो लिखने का समय मिलता है पेपर को हल करने का, वो 3 घंटे का समय मिलता है। और अगर मैक्सिमम मार्क की बात किया जाए तो मैक्सिमम मार्क्स जो रहते हैं वो 75 नंबर रहते हैं। कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हैं मैक्सिमम मार्क को लेकर के, तो उनको बता दें जो टोटल पूर्णांक है बॉटनी का वो आपका 100 नंबर का है, यानी 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का। अब 75 नंबर तो आपकी थ्योरी हो जाती है और बल्कि जो बच्चा आपका 25 नंबर वो आपको मिड टर्म एग्ज़ाम और आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स इसमें जुड़ते हैं। ठीक है, तो टोटल पूर्णांक जो आपका हो जाता है वो 100 मार्क्स का हो जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी यानी कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की अगर बात कर लें तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में क्या है कि 50 नंबर का टोटल पूर्णांक है। उनका जो 50 नंबर रहेगा वो मिड टर्म एग्ज़ाम और बाकी आपका जो प्रैक्टिकल होगा उससे ऐड होगा। ठीक है, चलिए, और बाकी में सभी का 75 ही रहेगा। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इसमें निर्देश दिए गए हैं, निर्देश को पढ़ करके ही पेपर को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न की। तो जो पेपर लिखित मोड में आता है वो आपका सेक्शन वाइज आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वो आपके क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आप सेक्शन ए की बात करें तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ओके, अति लघुत्तरीय प्रश्न में जो आपकी शब्द सीमा रहती है, यानी आंसर राइटिंग जो करनी है वो 50 शब्द में आपको इसका आंसर लिखना रहता है। और 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सेक्शन ए में, जो प्रत्येक 2 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 मार्क का होता है। चलिए, पहला प्रश्न आप देखिए। पहला प्रश्न इसमें से क्या पूछा गया है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है गिव इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेसर के.सी. मेहता। प्रोफेसर के.सी. मेहता का परिचय दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रोफेसर के.सी. मेहता कौन थे। दोस्तों, आप बात करें प्रोफेसर के.सी. मेहता की, तो ये भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जो पौधों की प्रजातियों में रोगजनक रोग के महान योगदान के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने प्लांट पैथोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही काम किया है। और अब बात करें प्लांट पैथोलॉजी क्या है, ये आपका प्लांट पैथोलॉजी क्या है। तो प्लांट पैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो पौधों में रोगजनकों के कारण होने वाली बीमारी से संबंधित है। ओके, इतना ही आपको लिखना था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो, क्योंकि एक बार ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है अगले सत्र यानी 2021 और 22 के सत्र में। इस बार जो सत्र चल रहा है वो चल रहा है 2022 और 23 का। ठीक है, तो 2022-23 के अंतर्गत आपको बता दें प्रोफेसर के.सी. मेहता रिपीट हो सकता है। तो प्रोफेसर के.सी. मेहता के बारे में आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि ये भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जो पौधों के प्रजाति में रोगजनक या रोग के महान योगदान के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने प्लांट पैथोलॉजी के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य किए हैं। प्लांट पैथोलॉजी क्या है, प्लांट पैथोलॉजी वह है विज्ञान की वह शाखा है जो पौधों में रोगजनक के कारण होने वाली बीमारी से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपके यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है, जिसका नाम है माइक्रोस्कोपी। पूछा गया है कमेंट ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त लाइट माइक्रोस्कोपी के विभिन्न भागों पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको बता दें लाइट माइक्रोस्कोपी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइट माइक्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए,
तो लाइट माइक्रोस्कोपी क्या होती है, सबसे पहले इसके विषय में हम बात करते हैं। तो माइक्रोस्कोपी क्या है, पहले सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम जानकारी करेंगे, क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए व्हाट इज ए माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोप एक प्रकार का ऐसा उस उपकरण है दोस्तों, जिसमें हम लेंस या लेंस का संयोजन करते हैं, जिसके उपयोग से हम उन वस्तुओं को बड़ा करने के लिए करते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और आप अदर वर्ड में कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपी वह विज्ञान है जो माइक्रोस्कोप के सभी पहलुओं से संबंधित होता है। तो सूक्ष्मदर्शी से हम क्या करते हैं, जिन्हें अपनी नग्न आंखों से, जिन वस्तुओं को अपनी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। अब सूक्ष्मदर्शी तो कई प्रकार के हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी है, लाइट माइक्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। तो अगर बात करें हम लाइट माइक्रोस्कोपी की, यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोपी पूछी गई है। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोपी क्या है दोस्तों, लाइट माइक्रोस्कोपी में होता क्या है, ये 3 प्रकार की होती है। इनको हम मेनली 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन इनके 3 प्रकार को मैं बताने का प्रयास करूंगा। लाइट माइक्रोस्कोपी पहला आपका है TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दूसरा आपका जो हो जाता है वो SCM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और तीसरा जो आपका हो जाता है वो REM यानी रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से कह सकते हैं। तो एन इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल कॉलम, ए वैक्यूम सिस्टम, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कह लीजिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के प्रमुख जो घटक हैं वो क्या क्या हैं, पहला है निर्वात तंत्र, दूसरा है इलेक्ट्रॉन गन, और तीसरे की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पुंज, निर्देशक, नमूनों को रखने का साधन और डायप्टर। ये सभी क्या है, इनके प्रमुख घटक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको यही लिखना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये रिपीट होगा आपके एग्जाम में। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, सेल से, कोशिका से पूछी गई थी। कोशिका के टाइप्स पूछे गए हैं। तो टाइप्स में क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसमें एक वनस्पति नाभिक और बंद अंग नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें पृथ्वी पर सबसे पहले जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही झिल्ली केवल और केवल होती है। इतना ही आपको इसका आंसर लिखना था। ठीक है, तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको बता दें, सेल आप कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा। सेल कोशिका क्या है और कोशिका के टाइप्स, जिसमें आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई वायरस में बी कंसीडर्ड एज लिविंग, वायरस को सजीव क्यों माना जा सकता है। अब समझते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और आसान भी एक तरह से। अगर समझदारी है, अगर आपको पता होगा तो वायरस अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से इसका आंसर लिख सकते थे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। वायरस को सजीव क्यों माना जा सकता है, तो आपको बता दें, वायरस को जीवित रहने के लिए एक सजीव शरीर की ज़रूरत होती है। वायरस तब तक जिंदा रहेगा जब तक एक सजीव शरीर उसके पास है। अगर वायरस किसी सजीव शरीर में है तो वह भी सजीव होगा। अगर वायरस जैसे कि किसी जिंदे इंसान के अंदर है तब वह भी क्या होगा, वह भी सजीव होगा। लेकिन अगर वह निर्जीव शरीर में है तो वह निर्जीव हो जाएगा। इसी कारण हम क्या कहते हैं, वायरस को सजीव, इसी कारण हम वायरस को सजीव मानते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि इसी कारण हम वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण क्या है, आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण क्या है। दोस्तों, पीढ़ी एकांतरण प्रत्येक सजीव के जीवन चक्र में 2 प्रकार की पीढ़ियों के कारण होती है। अगर हम बात करें आइसोमॉर्फिक पीढ़ी, तो आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण प्रत्येक सजीव के जीवन चक्र में 2 प्रकार की पीढ़ियां होती हैं। पहला जो आपका होता है वो होता अगुणित, पहला जो होता है वो क्या होता है, अगुणित पीढ़ी एकांतरण, और दूसरा होता है द्विगुणित। क्या होता है, द्विगुणित। तो ये दोनों पीढ़ियां एकांतरण क्रम में पादप के जीवन में आती हैं और इसी प्रक्रिया को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाए आपके एग्जाम में, तो इसको तैयार आपको करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर
हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोरा डेवलप्ड इन एल्गी। शैवाल में बनने वाले विभिन्न अलैंगिक स्पोर्स के प्रकार को बताइए। अब प्रकार की बात की गई है तो इसमें आपको पहला तो रेड शैवाल यानी कुछ लाल शैवाल और कुछ हरे शैवाल यानी कुछ ग्रीन एल्गी, ये दोनों क्या करते हैं कि इनके यानी इनमें शैवाल में बनने वाले विभिन्न अलैंगिक स्पोर्स के प्रकार, तो ये दोनों उत्पन्न करते हैं। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि शैवाल में किस प्रकार से बनता है। दोस्तों कई जगह पर बात करें शैवाल की तो कई जगह छोटे छोटे शैवाल साधारणतः कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन का कार्य करते हैं। इतनी बात तो सभी को पता है। कुछ लाल शैवाल क्या करते हैं, कुछ लाल शैवाल पैदा करते हैं मोनोस्पोर्स। जो लाल शैवाल हैं वो क्या करते हैं, कुछ पैदा करते हैं मोनोस्पोर्स पैदा करते हैं। अब मोनोस्पोर्स क्या है, दीवारों से घिरे बिना कासाम्बिक गोलाकार संरचना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोनोस्पोर्स। तो मोनोस्पोर्स कोशिका जो पानी की धाराओं द्वारा लाए जाते हैं, ये पानी की जो धाराएं होती हैं उनके द्वारा लाए जाते हैं और अंकुरण पर एक नया जीव पैदा कर देते हैं, उसी अंकुरण पर एक नया जीव पैदा कर देते हैं। कुछ हरे शैवाल गतिहीन बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों यानी कि ग्रीन और रेड जो एल्गी हैं ये दोनों क्या करते हैं, मोनोस्पोर्स यानी आप कह लीजिए स्पोर्स का डेवलप करने का कार्य करते हैं। यहाँ आपको प्रकार बताना था तो 2 टाइप्स आप बता सकते हैं। छठे नंबर का आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या बता दें, इसमें आपको क्या तैयार करना है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो क्वेश्चन रिपीट क्या होगा, क्या ये क्वेश्चन सेम आएगा, तो ये क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, ये रिपीट क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको तैयार करनी है ग्रीन और रेड एल्गी, ग्रीन और रेड एल्गी तैयार करनी है पूरा का पूरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कवकों में पाए जाने वाले कवक पर टिप्पणी लिखिए, यानी कमेंट ऑन द हाइपोथा फाउंड इन फंगी। कवक में पाए जाने वाले कवक जाल पर टिप्पणी लिखनी थी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। पूछा गया व्हाट आर लाइकेंस, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ लाइकेंस। मशरूम एंड लाइकेंस आपका जो यूनिट नंबर 4 है दोस्तों, वहाँ से पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है। लाइकेंस से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इस बार भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने हैं। तो समझते हैं लाइकेंस क्या है और इसके कुछ एग्जाम्पल। लाइकेन निम्न श्रेणी का एक ऐसा छोटा वनस्पति का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगाए जाते हैं या उगाए नहीं जाते दोस्तों, ये उगे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, इन आधारों में वृक्ष की पत्तियां, योमछाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं प्रमुख होती हैं। ये इनके प्रमुख एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लाइकेंस को एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा। लाइकेंस निम्न श्रेणी का एक ऐसा छोटा वनस्पति जात का समूह होता है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ओके, जैसे आप कह लीजिए, आप एग्जाम्पल में कह सकते हैं वृक्ष हो गया, वृक्ष की पत्तियाँ, वृक्ष की छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर ये उगे होते हैं। चलिए, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर प्रश्न। अब 9 नंबर प्रश्न आपका है जो सबसे कॉमन क्वेश्चन रहा है और मॉडल पेपर का प्रश्न रहा है दोस्तों। व्हाट इज कोच पास्टुलेट। जो कोच का पास्टुलेट्स है, कोच की अवधारणा क्या है, तो कोच की एक 4 प्रमुख अवधारणा थी जिन्हें एक प्रेरक सूक्ष्मजीव और एक बीमारी के बीच का कार्यात्मक संबंध स्थापित करने के लिए बनाया गया था या डिजाइन किया गया था। ये पास्टुलेट रॉबर्ट कोच और फ्रेडरिक लोफर द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच और फ्रेडरिक लोफर द्वारा कोच पास्टुलेट तैयार किया गया था। और ये क्यों तैयार किया गया था? ये एक सूक्ष्मजीव और एक बीमारी के बीच का जो कारण है उस संबंध को स्थापित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% ये आपके एग्जाम में रिपीट होंगे चाहे जिस यूनिवर्सिटी से आप हो। ओके, चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर प्रश्न। हो सकता है रिपीट हो, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन नहीं रहा है, ये अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा गया है। इस बार ये केवल
हाँ, सहेलदेव यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो आपके पास अगर नोट्स में क्वेश्चन मिलेगा तो आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के प्रश्नों की। सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 5 का आंसर देना रहता है। ओके, और प्रत्येक क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये 5 नंबर का माफ करेगा 7 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, यानी कि सेक्शन बी आपका टोटल 35 नंबर का होता है। इसकी शब्द सीमा जो रहेगी वो 200 शब्द रहेगी। 200 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना रहता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आप देखिए जो पूछा गया है कि एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका के विषय में वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इस बार पूछा गया है। सभी एग्जाम में रिपीट होंगे, सभी के चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप तैयार कर लीजिएगा, जीवाणु कोशिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं, जो पूछा गया है कमेंट ऑन द एसोकॉर्पिक फाउंड इन फंगी, कवक में पाए जाने वाले एस्कोकार्प पर टिप्पणी लिखिए। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण है। टिप्पणी राइट ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। तो कवक में पाए जाने वाले एस्कोकार्प पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। हो सकता है केवल और केवल पूछ लिया जाए एस्कोकार्प, जो पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट टाइप में सेक्शन ए में पूछा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है एस्कोकार्प। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा गया एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थैलस फाउंड इन एल्गी विथ एग्जाम्पल, शैवाल में पाए जाने वाले विभिन्न थैलसों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ओके, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक दोस्तों आपको क्या देखने को मिला? आपको देखने को मिला कि अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट, यानी टू स्टडी ऑफ एल्गी और वायरस, टू स्टडी ऑफ वायरस और टू स्टडी ऑफ एल्गी, जिन दोनों चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये दोनों चैप्टर महत्वपूर्ण है। आपका मशरूम एंड लाइकेंस, ठीक है, मशरूम एंड लाइकेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्टडी ऑफ वायरस जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों का दोनों आपको तैयार करना है। ओके, शैवाल में पाए जाने विभिन्न थैलस का वर्णन कीजिए, ये भी वहीं से पूछा गया है और रिपीटेड प्रश्न है। ये आपसे रिपीट हो सकते हैं आप सभी की यूनिवर्सिटी में। ओके, चलिए 5वां प्रश्न देखिए, मशरूम एंड लाइकेंस से ही पूछ लिया गया है। पूछा गया है व्हाट आर लाइकेंस, गिव द सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस। मॉडल पेपर में आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, लाइकेन क्या है और लाइकेन के कुछ आर्थिक महत्व बताइए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस 100% पूछा जाएगा और इस बार ये प्रश्न सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट होगा। ठीक है, तो इसलिए लाइकेन क्या है और लाइकेंस के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, चलिए अब बात करते हैं 6वें नंबर प्रश्न की। 6वां नंबर प्रश्न भी फंगी से ही पूछा गया है कि एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन फंगी, कवक में होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रजनन का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट जरूर होंगे, इसीलिए इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी शॉर्ट जो आपका कंप्लीट सोल्यूशन है मॉडल सॉल्व पेपर में मिलेगा। सॉल्यूशन मैं कल कराऊंगा, जो कल मॉडल पेपर दूंगा नया और उसको सॉल्व भी करा दूंगा। ठीक है, चाहे 2 घंटे की क्लास हो चाहे 1.5 घंटे की क्लास हो, लेकिन कल सॉल्व कराने का प्रयास मेरा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कमेंट ऑन द डिफरेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन द वायरस। देखिए ये भी क्वेश्चन वायरस से ही पूछा गया है। एक विषाणु में पाए जाने वाले विभिन्न संरचनाओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पूछा गया था गिव द डिफरेंट स्टेप यूज इन टेक्निक एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्वेश्चन नया है और ये रिपीट नहीं हुआ है। अनुवांशिक प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न क्रमों का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन अगर नोट्स है तो ये क्वेश्चन तैयार करेगा, वरना रहने दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है गिव डिफरेंट मेथड टू कंट्रोल द प्लांट पैथोजेनेसिस। रोग पौधों में रोग जनकों के नियंत्रण की विभिन्न विधियां बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप रिपीट जरूर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है ये अवध यूनिवर्सिटी में इस बार पूछा जाए और वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी आने की संभावना है, इसलिए इसको तैयार आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका सेक्शन बी यहाँ पर समाप्त होता है। अब बात करेंगे सेक्शन सी के प्रश्नों की। सेक्शन सी यानी खंड सा
जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो क्वेश्चंस आपको हल करने हैं केवल और केवल 2 प्रश्न हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। और इसकी शब्द सीमा की बात करें इस क्वेश्चन की, इस सेक्शन की, तो शब्द सीमा जो रहेगी वो 500 शब्द रहेगी। 500 शब्दों में इसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 10 नंबर प्रश्न, सेक्शन सी का है 10 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन फाउंड इन बैक्टीरिया। 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अभी तक आपको बैक्टीरिया, वायरस और एल्गी से ही क्वेश्चन मिल पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी रिपीटेड है और इम्पॉर्टेंट है। आपका यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। जीवाणु में होने वाले विभिन्न प्रकार के पोषण व जनन की विधियों का वर्णन करना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एनी, माफ करिएगा, वन वायरस, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल फाउंड इन द वायरस। किसी एक जीवाणु की संरचना बताइए, जीवाणुओं में पाए जाने वाले विभिन्न जीवन चक्रों का वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि किसी भी विषाणु की संरचना आपको बनानी है और विषाणु में जो पाए जाने वाले विभिन्न जीवन चक्र हैं उनका वर्णन करना, लाइफ साइकिल बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% रिपीटेड प्रश्न है, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद दोस्तों कल आपको जब एक नया मॉडल पेपर मिलेगा तो एक नए फॉर्म में मिलेगा, जो ये मान कर चलिए अगर वो मॉडल पेपर आप तैयार करते हैं तो आपका 100% आप ये मान कर चलिएगा 85% आपको क्वेश्चंस उसी मॉडल पेपर से मिल जाएंगे, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है मॉडल पेपर से ही ये क्वेश्चन, गिव द स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड सम एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। नील हरित शैवाल की संरचना आपको बनानी है, इसके जनन व इसके उदाहरण भी बताने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% ये क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिव द जनरल कैरेक्टर्स मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल ऑफ द एकोमार्सिटी एंड बेसोडोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसोडोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसोडोमाइसिटीज के समान लक्षण, जनन की विधियाँ और कुछ एग्जाम्पल बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ये लॉन्ग में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अवध यूनिवर्सिटी से हो या आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हो या फिर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी से हो। डीडीयू यूनिवर्सिटी में 6 प्रश्न आने हैं दोस्तों जो लॉन्ग टाइप के पूछे जाएंगे, हो सकता है उसमें पूछ लिया जाए और बाकी आप में ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाएगा, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तैयार आप लोग को जरूर करना है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करने का एक बार खुद से प्रयास करेंगे, सभी स्टूडेंट जिनका परीक्षा अभी नहीं हुआ है। और आपको बता दें मॉडल पेपर एक नया आपको जल्द ही मिलेगा जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये मॉडल पेपर। सभी लोग क्लास नियमित आप लोग आइए, कल से प्रयास रहेगा कि केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी की क्लास नियमित चलेगी। जो स्टूडेंट हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ से हैं और फिजिक्स से हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, कल से दोस्तों आप लोग की भी क्लास सुबह 7 बजे से संचालित होगी। सुबह 7 बजे डेली आपकी क्लास होगी, चाहे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा की जाए, चाहे थ्योरी की या फिर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो डेली आप लोग सुबह 7 बजे लाइव आने का प्रयास करिएगा। ओके, अभी तक क्लास नहीं हो पा रही थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों से मैंने कई दिन वादा किया कि मैं मॉर्निंग में क्लास लगाऊंगा, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण मैं क्लास नहीं लगा पा रहा था। तो मेरा प्रयास है कल से क्लास जरूर आप लोग को मिलेगा, टाइमली मिलेगा, जो आपको टाइम टेबल दिया गया है। जैसा कि मेरा प्रयास यह है कि सुबह 7 बजे आप लोग की क्लास होगी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ या फिजिक्स की। 8 बजे सुबह जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए फिजिक्स और मैथ की क्लास होगी। बाकी रोज़ शाम 6 बजे आप लोग की जूलॉजी और बॉटनी चलेगी, एक दिन जूलॉजी एक दिन बॉटनी चलेगी। 7 बजे आपकी डेली केमिस्ट्री की क्लास होगी जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और महासंग्राम रिवीजन क्लास लेकर के आएंगे। बाकी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बता दें आपकी क्लास रोज़ नियमित 8 बजे, रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी जिसमें महासंग्राम रिवीजन क्लास के तौर पर मैं क्लास ला रहा हूँ।
और 9 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी जिसमें बॉटनी और जूलॉजी की महासंग्राम रिवीजन क्लास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की चर्चा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये क्लास कैसी रही कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।